तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नीट 2022 का पीवाईक्यूज रिलेटेड टू अ टॉपिक आपके जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो दो टॉपिक है आपकी 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं बेसिकली, जिसमें आते हैं जेनेटिक्स की जब बात करें तो उसमें आते हैं आपके 3 चैप्टर, जिसका नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड आपका इवोल्यूशन। ये तीनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं आपके नीट 2022 में पेपर में, तो उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लस आपके बायोटेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और फटाफट बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ अ सेक्स डिटर्मिनेशन। जब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था तो हमने उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। जब हम बात करते हैं मंकी की, तो मंकी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके एक्स वाई। ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो उसके अंदर एक्स वाई प्रेजेंट होता है, बट द सेक्स इज डिपेंड अपॉन द रेशियो। रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। वो किस तरीके से होता है, अगर आपको जानना है कि रेशियो से किस तरीके से डिपेंड करता है, तो आपको प्लीज जाकर के प्रीवियस वीडियो को देखिए और आप उसमें से सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में काफी चीजें गेन कीजिए। बर्ड की जब बात करते हैं तो इसमें आपका ZW काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और ग्रास ऑपर में होता है आपका फाइनली XO टाइप। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, मेंडल स्टडीज 7 पेयर्स ऑफ अ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन अ पी प्लांट। पी प्लांट की बात हो रही है, मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करा था। वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर एंड आपका स्टेम हाइट एंड सीड शेप एंड सीड कलर। तो ये थे आपके सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर एंड फ्लावर पोजीशन एंड आपका स्टेम हाइट। तो ये हो गए आपके 7 कैरेक्टर्स। हाँ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये सीधा का सीधा एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगर कोई 10th क्लास भी जिसने पास करी है तो वो भी इस क्वेश्चन को कर देगा, इतना इजी पेपर है। सो स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following occurs due to the presence of a autosomal linked dominant trait। अब autosomal linked dominant trait related डिसीज कौन सी होती है? देखो सीधा सीधा अगर आंसर बताया जाए तो इसका ये है। ठीक है, क्या है आपका माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। माइटोनिक डिस्ट्रॉफी इट इज काइंड ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ये इन दोनों की बात करी जाए तो ये रिलेटेड है आपके ऑटोसोमल रिसेसिव से। हीमोफीलिया इज अ काइंड ऑफ एक्स लिंक्ड डिसीज। ठीक है, तो आपको सारे के सारे ऑप्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो क्यों नहीं है, वो किस वजह से है, वो कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न शो कर रहा है। नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स के लॉ की बात करी जा रही है, जो थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायहाब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। 2 कैरेक्टर्स इसमें स्टडी करे जाते हैं, दो ट्रेट। डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन अ सेम क्रोमोसोम। मतलब यहां पर कौन सा कंसेप्ट आ गया, वापस से अपना दिमाग वहीं कंसंट्रेट करो और लिंक जीन का कंसेप्ट अपने दिमाग में लाओ कि जहां पर 2 जीन आपस में लिंक्ड होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते। इसलिए मेंडल का थर्ड लॉ लिंक जीन के कंसेप्ट पे आकर के फेल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है, ये आपका असर्शन सही है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोलाई स्ट्रीम आई जीन म्यूटेटेड। आई जीन क्या कोड करता है बेटा, बेसिकली आपको रिप्रेसर कोड करता है, रिप्रेसर। ठीक है, रिप्रेसर एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू इट्स इंड्यूसर मॉलिक्यूल। और रिप्रेसर किससे बाइंड करता है, आपका इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या होता है यहां पर, लैक्टोज शुगर। तो अब आई जीन जो है वो म्यूटेटेड है, जो रिप्रेसर सिंथेसाइज किया जा रहा है, जो ट्रांसलेटेड हो रहा है रिप्रेसर प्रोटीन, वो फाइनली म्यूटेटेड है। मतलब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो रिप्रेसर आपका लैक्टोज से बाइंड नहीं करेगा। लैक्टोज से बाइंड नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जाकर के अपने ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगा और फाइनली आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड नहीं होगा तो जितने भी जीन है आपके लैक ऑपरेरॉन से रिलेटेड जेड वाई और ए जीन आपके सिंथेसाइज नहीं होंगे, ना ही आपके एक्सप्रेस हो पाएंगे, ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ही आपका ट्रांसलेशन होगा। तो ये क्वेश्चन है आपके लैक ऑपरेरॉन से रिलेटेड, लैक ऑपरेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर। अब डीएनए दे रखा है भाई 1.1 मीटर का है, 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम एंड है 1.1 मीटर का है। ठीक है, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ अ बेस पेयर। अब अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर बताने, भाई यहां पे डीएनए है, डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर बताने कितने होंगे। देखो जब हम बात करते हैं तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10 की पावर 9 नैनोमीटर, ये बात याद रखो। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं आपके 1.1 मीटर में कितने होंगे, 1.1 मीटर में होंगे आपके 1.1 इंटू 10 टू की पावर 9 नैनोमीटर। सिंपल। अब आपको बताना है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस पेयर कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। अब नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात करें, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई सीक्वेंस दे रखा है ATGC, तो इन 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर को जो हम लेते हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। ये सब पढ़ाया गया जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताया गया था, बिल्कुल अच्छे से। तो 1.1 इंटू 10 टू की पावर 9 नैनोमीटर डिवाइड बाय 0.34, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 3.3 इंटू 10 टू की पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके। आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, वो जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है, उसमें मैथमेटिकल टर्म्स जो बताई गई हैं उनसे घुमा करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, अगर आपको दिया जाए तो डीएनए में आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है, एडेनिन देगा आपका 22%, आपको पूछ लिया जाएगा ग्वानिन क्या है, आपको पूछ लिया जाएगा थाइमिन क्या है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन। जब ये क्वेश्चन मेरे को याद है इस वजह से क्योंकि जब 2022 चल रहा था, तब जब ये एग्जाम हुआ था बेसिकली, जब हम बात करें
तो इस क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था, बहुत इजीली बच्चों को बताया था। बच्चे आधे से ज्यादा इसमें इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, पता नहीं कैसे बच्चे थे, क्योंकि मैं कुछ किसी नई जगह पे पढ़ाने के लिए गया था, तब की बात है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही पढ़ो। देखो क्या कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन, जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान रखो, ठीक है। ए और सी के बीच में 5 है, बी सी के बीच में 15 है, बी डी के बीच में 9 है, ए बी के बीच में 20 है और सी डी के बीच में 24 और ए एंड डी के बीच में 29, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब जितना ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा लिंक जीन होंगे, उतनी कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। देखो What will be the sequence of these gene on a linear chromosome? अब ये कोई लीनियर क्रोमोसोम है भाई, लीनियर क्रोमोसोम है। इस पर आपको जीन की लोकेशन बतानी है, कौन सा जीन किस सीक्वेंस में अरेंज है। अब देखो जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और उनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें है, 29 मतलब 29, ए और डी के बीच में। तो सबसे ज्यादा दूर कौन से हैं, ए और डी। अब ऑप्शन में देखो ए और डी, लास्ट में एंड में डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन फोर्थ, दीज आर द टू मेन आंसर्स। अब देखो अब इन दोनों में से भी कोई एक सटीक है, कैसे। अब देखो सबसे छोटी डिस्टेंस किसके बीच में, ए और सी के। ए और सी देखो कितनी है, 5, यहां पे 5। अब ए के बाद सी देख लो कहां पे है, ए के बाद सी यहां पे दे रखा है, तो 1 इज द राइट आंसर। तो ए सी एंड बी, तो यहां पर आ गया आपका बी। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये कुछ सीक्वेंस रहेगा आपका जीन का, लोकेशन आपकी लीनियर क्रोमोसोम के ऊपर। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट, एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला भी दिमाग आपको साथ लेकर के चलना है। अरे कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, ये क्वेश्चन तो बच्चे भी सॉल्व कर देते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो। 10th क्लास के बच्चों को अगर रीजनिंग पढ़ा दी जाए ना 1 महीने बिठा करके, तो वो भी सॉल्व कर देगा। Statement related to a human insulin are given below. Which statements are correct about the genetically engineered? ध्यान से सुन लेना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, समझना। सबसे पहला जो है वो है प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ अ सी पेप्टाइड। ऑब्वियसली करेक्ट, सी पेप्टाइड होता है, सी पेप्टाइड को फाइनली रिमूव करा जाता है, उसके बाद आपकी मैच्योर्ड इंसुलिन बनती है। A peptide and B peptide chain of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating a disulfide bond between them. Correct? Insulin used for treating diabetes was extracted from a cattle and pig. No, बिल्कुल भी no. Pro-hormone insulin needs to be processed for converting into a mature and functional hormone. Correct? प्रो हार्मोन होता है जिसके अंदर सी पेप्टाइड होती है, उसी को बाद में मैच्योर बनाया जाता है सी पेप्टाइड को रिमूव करके। Some patients develop allergic reaction to the foreign insulin. अब भाई जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात हो रही है, यहां पर कोई प्रोटीन की बात नहीं हो रही है या फिर एंटीबॉडी की बात नहीं है जो आपने निकाली किसी कैटल या पिग से और आप बॉडी में डाली और रिएक्शन हो गई ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है आपके, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट। तो ए बी डी कहां पे, ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन whose mother was also color blind। अब कलर ब्लाइंड का केस क्या था आपको याद रखना, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिसेसिव, बिकॉज मदर से फाइनली सन के अंदर ट्रांसफर होती है ये डिसीज। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग द कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो एक जैसा शुरुआत से लेकर चलते हैं। अब ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल का मतलब क्या है कि रिसेसिव की बात हो रही है, तो आपका एक्स एंड एक्स स्मॉल, ये तो हो गए वो फीमेल जो मैरी करना चाह रही है, ठीक है। अब जो मैन है, मैन के पास क्या होता है एक्स वाई। अब इसकी जो मदर रही होगी वो भी आपकी कलर ब्लाइंड होगी, क्योंकि उसके पास आपका जीन होगा तभी वो सन के अंदर ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये भी फाइनली कलर ब्लाइंड होगा। अब इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोजेनी बनेगी, आप मेल की बात कर लो या फिर फीमेल्स की बात कर लो, सभी के सभी आपके कलर ब्लाइंड होंगे, सभी के सभी, बिल्कुल। तो सारे के सारे 100% आर कलर ब्लाइंड, ठीक है। ऑल प्रोजेनी आर कलर ब्लाइंड। 10 इक्वलाइज सेल्स, 10 इक्वलाइज सेल्स है, 10 इक्वलाइज सेल्स कितने हैं, 10 सेल्स हैं, ठीक है। और वो कंटेन करते हैं आपका नाइट्रोजन 15, डबल स्टैंडर्ड है तो नाइट्रोजन 15, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेटेड इन अ मीडियम कंटेनिंग नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियोटाइड, इसको नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियोटाइड मीडियम में डाला गया। आफ्टर 60 मिनट हमें बताना है कि इक्वलाइज सेल विल हैव अ डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम नाइट्रोजन 15। अब 60 मिनट के बाद हमें बताना है कि कितना डीएनए होगा, कितने सेल्स होंगे जिनके अंदर डीएनए जो होगा वो आपका नाइट्रोजन 14 वाला होगा। समझना, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोलाई रेप्लिकेट कितने टाइम में करता है। तो रेप्लिकेट जब वो कर रहा होता है तो फाइनली उसे अप्रॉक्सीमेटली 19.98 मिनट्स करीब लगते हैं। तो मतलब जब वो अपनी जनरेशन पास करता है तो उसको 3 जनरेशन लग जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट की बात कह रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 20 मिनट्स में इसकी एक जनरेशन पूरी होगी और फाइनली 10 सेल्स से कितने बन जाएंगे आपके 20 सेल्स, और 20 और जो 90 जो 10 सेल्स थे जो इसमें डाले गए थे फाइनली आपके नाइट्रोजन 14 मीडियम में, तो ये कितने बन जाएंगे आपके 20 सेल्स। और इनके पास क्या होंगे, इनके पास होंगे आपके हाइब्रिड, कितने 10 के हाइब्रिड, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14, और एक और हाइब्रिड हो सकता है आपके नाइट्रोजन 14 सॉरी 20 ये होंगे। फिर उसके बाद वापस से ये आपका नहीं होगा, वापस से इसे डाला जाता है आपके नाइट्रोजन 40 मीडियम के अंदर, फिर से 20 मिनट्स रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब जो 20 होंगे तो वो कितने हो जाएंगे आपके 40 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेगा 20 मिनट्स में फिर से। तो यहां पर जो आपका आएगा कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन 14, और अब जो क्रिएशन होगा वो नाइट्रोजन 40 एंड नाइट्रोजन 14। अब फिर से 20 मिनट, क्योंकि भाई हमें एक बार यहां पे, एक बार यहां पे और एक यहां पे 20 मिनट्स, फाइनली आपके कितने होंगे 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो सेल्स क्रिएट होंगे वो आपके कितने होंगे आपके 80, क्योंकि डबल हो चुका है, जनरेशन डबल हो चुकी है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने आपके नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14 और आपके नाइट्रोजन 14, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 सेल्स ऐसे होंगे जिनके पास नाइट्रोजन 14 होगा।
ठीक है, और फ्री फ्रॉम नाइट्रोजन 15। फ्री फ्रॉम नाइट्रोजन 15 का मतलब ओनली कंटेनिंग द नाइट्रोजन 14 मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आया किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कंसेप्ट भी लगा के चलना है, क्योंकि आपको जनरेशन टाइम का पता होना चाहिए कि कितना है, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ genetic mapping and DNA fingerprinting. So option is fourth, both the genetic mapping and DNA fingerprinting. Next question, kind of assertion reason. Polymerase chain reaction is used in the DNA amplification. Correct? Reason, because the amplification resistant gene is used as a selectable marker to check the transformation. अरे भाई पीसीआर की बात कर रहे हो, एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हो, लेकिन उसका रीजन कहां बता रहे हो, सेलेक्टेबल मार्कर में। लॉजिक कहां जा रहा है, मतलब असर्शन तो हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। क्योंकि असर्शन रीजन को सॉल्व करते समय हमें पढ़ते रहना है क्या, कि असर्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद एक वर्ड लगा ले करो आखिर में, बिकॉज द एम्प्लीफिकेशन रेसिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, रीजन सही है, बट एक्सप्लेन करेक्टली नहीं कर रहा है किसे, असर्शन को। तो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन थर्ड। Which one of the following statement is not true regarding the gel electrophoresis? Gel electrophoresis के regarding true नहीं है। Bright orange colored band of a DNA can observe in a gel when exposed to a UV light. सही है। The process of extraction of a separated DNA strand. The process of extraction of a separated DNA strand from the gel is called elution. Correct. The separation of a DNA fragments are stained by the using ethidium bromide (ETBr) cancer causing dye. The presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA bands on a gel. ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा अलग प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपका फाइनली जेल के अंदर जो बैंड्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ अलग प्रोसेस हो जाता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाला। सो दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर के आपको डिजायरेबल फीचर कौन से होते हैं भाई, ओरिजिन रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए उसके पास, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मार्कर जीन होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, प्रेजेंस ऑफ अ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट। देखो रिकॉग्निशन साइट अगर एक से ज्यादा होंगी एंजाइम की, अब जैसे ये एंजाइम है, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड वेक्टर लिया हमने, उसकी इको आर1 की साइट एक यहाँ है, एक यहाँ इको आर1, एक यहाँ इको आर1 है। अब आपने ये प्लाज्मिड लिया है, अब यहाँ पर आपने इको आर1 डाल दिया, ठीक है भाई, इको आर1 डाला, तो ये इको आर1 कितने हिस्सों में कटेगा, एक, ये आपका प्लाज्मिड कितने PBr322 है फॉर एग्जाम्पल, तो कितने हिस्सों में, 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 हिस्सों में तो कट गया। अब आपका वेक्टर ही कहां बचा क्लोनिंग करने के लिए, तो इसलिए एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट की जरूरत रहती है वेक्टर के ऊपर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नॉट डिजायरेबल आपका फर्स्ट, एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल लाइक अ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, आप लोग देखो स्पोरिन दे रखा है, तो कहां से मिलता जुलता है ये, पॉलीस्पोरम से, तो यही इसका ऑप्शन है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर आप जानना चाहते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस सेरेवेसी ये आपकी बेकर यीस्ट होती है और ये आपकी इथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूज करी जाती है, कॉलेस्ट्रिडियम बोटैनिटिकम ये आपका बीटी टॉक्सिन, आपका बीटी कॉटन बनाने में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है उनके लिए, और एस्परजिलस नाइजर जो होता है फाइनली आपके डिफरेंट काइंड के एसिड क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट द डीएनए नोन एज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हाँ, इको आर1 एग्जांपल। स्टेटमेंट सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। मतलब जो सेंटर होता है, जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था अपनी मेरी बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियोस में जाकर के, आप अगर प्रीवियसली देखोगे तो मैंने आपको 4 तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ाए थे, उसमें से सभी के सभी कुछ ऐसे थे कि जो आपके कट करते थे जो रिकॉग्निशन साइट है उससे अवे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांसपोजेंस कैन बी यूज ड्यूरिंग द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ट्रांसपोजेंस क्या होता है, ट्रांसपोजेंस होते हैं बेटा बेसिकली आपके जंपिंग जीन। ये जंपिंग जीन क्यों कहते हैं, जंपिंग जीन की बात कर रहा है तो ये बेसिकली डीएनए के मिलकर भी बने होंगे, ये भी आपके डीएनए के पार्ट है। तो जैसे जो डीएनए होता है ये लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए, फॉर एग्जांपल यहां पर आपके जंपिंग जीन प्रेजेंट है जिन्हें आप ट्रांसपोजेंस भी कहते हैं, तो वो अपनी लोकेशन से ना फ्लैंक करते रहते हैं। फ्लैंक करने का मतलब होता है बेसिकली वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है, कभी इस तरफ आ जाते हैं, कभी 2 जीन्स के बीच में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से फाइनली आपका काफी ज्यादा सीक्वेंसिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो एक तरीके से इनका यूज किस लिए किया जाता है, आपका जीन सीक्वेंसिंग में हेल्प मिलती है ट्रांसपोजन से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफ अ जेनेसिस्ट यूज अ ब्लाइंड अप्रोच फॉर अ सीक्वेंसिंग अ होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, होल जीनोम की बात हो रही है यहां पर, कोई कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, बाय असाइनमेंट ऑफ अ फंक्शन, और आपको फंक्शन असाइन करना है, ठीक है, फंक्शन असाइन करना है आपको, जो भी डिफरेंट कोडिंग जीन्स है उनको, वो कौन से प्रोटीन को एनकोड कर रहे हैं उनको बताना है कि कौन सा प्रोटीन फाइनली एनकोड कर रहा है। डिफरेंट सेगमेंट्स, द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस एनोटेशन। अब सीक्वेंस एनोटेशन ही क्यों, क्योंकि सीक्वेंस एनोटेशन में फाइनली आप 2 तरीके के, एक स्ट्रक्चरल एनोटेशन और फंक्शनल एनोटेशन पढ़ते हो। जब हमने बात करी थी आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमने देखा था कि 2 तरीके की उन्होंने सीक्वेंसिंग मेथोडोलॉजी यूज करी थी, एक थी आपकी सीक्वेंस एनोटेशन और एक आपकी थी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टाइम।
जब हम कभी जीन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जीन के फंक्शनल एनोटेशन की बात करते हैं, या फिर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं जीन के, रेदर देन इट इज अ कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन, ठीक है, तो तब हम बात करते हैं बेसिकली आपके सीक्वेंस एनोटेशन की, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका फंक्शनल की बात करी जाए, और एक बात करी जाए आपके स्ट्रक्चरल की, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्ट्रक्चर एनोटेशन की फंक्शन बताना है यहां पर हमें जीन्स का, तो आप कौन सी सीक्वेंस एनोटेशन की, और स्ट्रक्चर एनोटेशन, ये दोनों चीजें आती हैं। अगर फंक्शन की जगह यहां पर इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर एनोटेशन भी लिखा होता ना, असाइनमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ अ जीन, तो तब भी आप सीक्वेंस एनोटेशन लगा दें। लेकिन जब यहां पर बात करी जा रही हो कोडिंग सीक्वेंसेस की ओनली एंड प्रोवाइडिंग अ मैसेंजर आरएनए, मतलब बेसिकली उन जीन से आपको मैसेंजर आरएनए से फाइनली आपका एक एक्सप्रेस्ड प्रोटीन मिलेगा, तब हम बात करते हैं मेनली आपके एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स की, ठीक है, ओनली कोडिंग सीक्वेंस की। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। इसी तरीके से बायोटेक्टर के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग फॉर द वीडियो, एंड इसी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिए बायोटेक्टर के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।